नमस्कार। चलिए, तो आज मेरा पहला प्रश्न ये है कि मैं पृथ्वी पर हूं, ठीक है, और इस अनंत आकाश में मेरे भाव घर आखिर है किधर? क्लियर है क्वेश्चन? एक सेकंड में और क्लियर कर देता हूं। हाँ, किस जगह को, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन है। किस जगह को, आकाश में किस जगह को मैं कहूं कि मेरा ये 10वां घर है, ये 5वां है, ये चौथा है? ठीक है। मुझे पता होना चाहिए ना कि पूरे स्पेस में जब मैं बीच में हूं कहीं, तो मेरे भाव आखिर बनते कैसे हैं, कहां बनते हैं। शुरू करते हैं। देखिए कैसे, जब मैंने सीखना शुरू किया लगभग 2-3 महीने हुए होंगे, तो मुझे ये लगता था, जो मैंने पढ़ा, कि जो राशि आपकी पूर्व दिशा में उदय हो रही है वो आपका लग्न बनती है, ठीक है। तो पीछे वाली, जस्ट सामने वाली पश्चिम दिशा हो गई। तो इस हिसाब से ये दिशा उत्तर दिशा होनी चाहिए, आपकी नॉर्थ होनी चाहिए, और ये दिशा आपकी कुंडली में साउथ होनी चाहिए। अब मेरे इस भ्रम को और मजबूत करने के लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया? सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, ठीक है। अब वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा यानी कि साउथ होता है फायर का जोन, अग्नि का। तो लॉजिक सही है, सूर्य अग्नि की तरफ जाके दिग्बली हो जाता है, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखिए, चंद्रमा चौथे घर में दिग्बली होता है। ये नॉर्थ दिशा है जो वास्तु में जल का कारक है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है। चंद्रमा अपने आप में वाटर का, जल का एलिमेंट को गवर्न करता है। तो इस हिसाब से मेरे इस भ्रम को और मजबूती मिल गई। हाँ बिल्कुल, हाँ हंसी आती होगी, अब मुझे भी आती है, लेकिन जब आप खुद से सीखते हो तो फिर ये सब होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे चीजें हुई कैसे कि फिर बहुत सी चीजें थी जहां बाकी ग्रहों का दिग्बली होना, वो चीजें मेरे सामने आई, और फिर कई सारी चीजें आई। वास्तविकता में एक भाव, पहला भाव बनना कहां से शुरू होता है, कैसे बनता है, फिर कैसे आपका दूसरा तीसरा भाव ऊपर नीचे जाते हैं, और क्यों हम 1 से 6 भाव को कहते हैं इनविजिबल हाफ, यानी अदृश्य आधा हिस्सा कुंडली का, और यहां तक 6वें भाव तक, और क्यों 7 से लेके 12 भाव तक हम कहते हैं दृश्य आधा हिस्सा, यानी कि विजिबल हाफ। कुछ लॉजिक तो होगा इसके पीछे, आते हैं। देखिए, भाव बनता है, इससे पहले हाँ, जो हमें लगता है आमतौर पे, देखिए आज की डेट में क्या है, कई सारे इंस्टीट्यूट है, कोर्स करा रहे हैं, तो हो सकता है अब सबको ये नॉलेज हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी इसी बात पे विश्वास रखते हैं कि आप अर्थ से देखते हैं तो चारों तरफ आपको एक ऐसा बेल्ट मिलता है 30-30 डिग्री का, जहां राशियां हैं, जहां आप कहते हो ये आपके सारे भाव में बदल जाता है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। भाव बनता है, लग्न बनता है आपके क्षितिज से, और क्षितिज होता क्या है? पृथ्वी पर जब आप खड़े हो तो एक ऐसी स्थिति आती है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ और अपने सामने देखना शुरू करना, एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको पृथ्वी की सतह दिखनी बंद हो जाएगी, वहां से आकाश दिखने लगेगा। वो पॉइंट जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे, आप कहीं भी खड़े होकर देख लेना इस चीज को, उसको कहते हैं क्षितिज। ये हर डायरेक्शन में होता है, आप चारों तरफ देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, दाएं देख लो, बाएं देख लो, एक ऐसा पॉइंट जरूर दिखेगा हर तरफ जहां आप कहोगे कि हाँ, यहां से पृथ्वी नहीं दिखना बंद हो गई और आकाश शुरू हो गया। ये होता क्यों है? चूंकि पृथ्वी गोल है, तो आप अगर ये समतल होती तो आपकी दृष्टि यहां तक जाती और आगे तक जाती, लेकिन पृथ्वी घूम गई, यहां आने के बाद नीचे चली गई, तो आपकी जो दृष्टि है बेसिकली वो सीमित हो गई। और इस दृष्टि की सीमित होना, ये जो पॉइंट है जहां आपको आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, इसको आप कहते हो क्षितिज। क्षितिज कई सारे होंगे, लेकिन पूर्वी दिशा में जो क्षितिज बनता है, ये पर्सन है और मान लीजिए ये इसका ईस्ट का, पूर्व का डायरेक्शन है, तो यहां पे ये दृष्टि, जहां पे आकाश और पृथ्वी बिल्कुल मिलते हुए दिखते हैं, वो कहलाता है पूर्वी क्षितिज, यानी कि ईस्टर्न हॉराइजन। और यहां पे जो डिग्री उदय होती है, मान लीजिए उस समय 12 डिग्री एरीज है, मेष है, तो आपका लग्न की डिग्री क्या होगी? 12 डिग्री मेष, जिसे केपी में कहा जाता है कस्प। कस्प मतलब एग्जैक्ट लग्न की डिग्री। अच्छा, एक चीज और, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रेक दे रहा हूं, कल का हम सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको केपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा,
उसका कारण समझ लीजिए। अभी आपके बैच में एक दो दिन पहले कुछ बात हुई थी मेरी, तो उनको शायद कुछ ऐसा आइडिया है कि चूंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, इसीलिए हमें भाव का विभाजन भी इक्वल नहीं करना चाहिए, और इसीलिए केपी में भाव अलग अलग होते हैं साइज, और राशियां गायब हो जाती हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वास्तविकता नहीं है। हालांकि केपी में हम कोर्स में इंक्लूड नहीं कर रहे कोर्स में अपने, लेकिन ये चाहता हूं मैं कि आपको पता हो, सच पता हो पीछे का कि बनते कैसे हैं। और केपी के बारे में कुछ दो तीन चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, तो कल के सेशन में वो करा दूंगा मैं आपको। पॉइंट पर वापस आते हैं। समझ में आया हो क्या रहा है? अब ये पॉइंट पर कोई डिग्री नहीं होती, ये कोई 12 डिग्री मेष नहीं है क्या कि यहां पॉइंट से आप जब अनंत आकाश की तरफ देखते हो तो फाइनली राशियां आती हैं। राशियां कहां है? राशियां सौर मंडल में नहीं होती, बहुत दूर है हमसे, ठीक है। तो ये जो अनंत दृष्टि तक आप देखते जाते हो, तो फाइनल जो पॉइंट है ये कौन सा है? मान लीजिए 12 डिग्री मेष है, तो आप कहोगे कि आपका लग्न जो उदय हो रहा था वो 12 डिग्री मेष का है, ठीक है। पूर्वी दिशा में जो क्षितिज है, क्षितिज का मतलब पृथ्वी और आकाश जिस पॉइंट पे मिलना प्रतीत होते हैं वो होता है आपका पूर्वी क्षितिज, और उसकी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में फाइनल आगे अनंत तक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका लग्न का डिग्री। चलिए, तो बेसिकली आपको पूर्व में क्षितिज दिखेगा यहां, पश्चिम में क्षितिज दिखेगा यहां, और इसीलिए केपी में देखोगे इसको कहते हैं असेंडेंट, या वेस्टर्न में भी कहते हैं इसको, सातवें घर को कहते हैं डिसेंडेंट। आपको यहां मिलता है आपका पहला भाव, जहां क्षितिज पश्चिम की तरफ डूबता है इसको कहते हैं सातवां भाव, यानी कि डूबता हुआ डिसेंडेंट। अब इसी में आगे भाव कैसे आते हैं? उत्तर और दक्षिण में भाव नहीं जाते। यहां आपको पहला भाव मिलता है पूर्वी क्षितिज पे, तो यहां 12वां, यहां 11वां, यहां 10वां आपके ऊपर, यहां 9वां, यहां 8वां, यहां 7वां, और 6 5 4 3 2 ये सब नीचे चले जाते हैं, ये सब नीचे चले जाते हैं। और इसी कारण हाउस नंबर 1 से 6 तक अदृश्य हाफ कहलाता है, इनविजिबल हाफ, और हाउस नंबर 7 से 12 को दृश्य कुंडली का हिस्सा कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? आपका जो हॉराइजन है, आपका जो क्षितिज है, उसके नीचे के हिस्से को अदृश्य कहते हैं, ऊपर के हिस्से को दृश्य कहते हैं। तो इसका मतलब जो 12वां घर 11वां घर है ये आपके ऊपर का हिस्सा है जहां आप हैं, और हाउस जो है 1 से 6 वो आपके नीचे का हिस्सा है। और क्लैरिटी में लाता हूं, वास्तविकता में ये हो रहा है। आप अर्थ पे हैं, अर्थ पे आप बिल्कुल सेंटर में नहीं है ना, अभी आगे क्लियर करूंगा। मान लीजिए यहां से आपका जब क्षितिज बना, तो क्षितिज से आपने देखते गए अनंत में ले गए, तो वहां पे मेष राशि आपको मिल गई, ठीक है। तो जब मेष मिली तो ये आपका 12वां घर हो जाएगा, ये 11वां, ये 10वां, ये 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इस तरह से चीजें जाएंगी। तो ये जो लाइन है, आपका जो हॉराइजन है, क्षितिज है, उसके नीचे के हाउसेस 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पहला हाउस जस्ट उदय हो रहा है, पूरा निकला नहीं है, इसलिए अदृश्य है। तो यहां से लेके छठवें तक आपको अदृश्य मिलेगा, और उसके ऊपर के सारे हाउस आपके दृश्य मिलेंगे। इसका मतलब कि आप यहां हैं तो हाउस आपके ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ना कि आपके चारों तरफ राउंड में फैले हैं। हाँ, एक चीज और मैं करेक्ट कर दूं, ये बिल्कुल आपके सर के ऊपर नहीं होते, टिल्ट की वजह से। एक्लिप्टिक और सूर्यपथ, ये एक्लिप्टिक है आपका, मान लीजिए इस तरह का एक सर्कल है, और सूर्यपथ इस तरह से होता है। ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा जब सूर्यपथ बताऊंगा। तो वो ऊपर नीचे होने की वजह से ये बिल्कुल सीधे सर के ऊपर नहीं होता, ये आगे पीछे मूवमेंट होता है, थोड़ा सा डिस्क चपटी होती है, ठीक है। देखिए, जब आप इस तरह से इस चीज को देखते हैं, ये जो एकदम सीधा गोला दिख रहा है आपको, ये टिल्ट होगा थोड़ा सा, एकदम सीधा नहीं होगा, 3D फिगर नहीं है, इसीलिए मैं इसको यहां पर राउंड में दिखा रहा हूं। आपके क्षितिज से ये आपका पहला भाव मिला, पहले भाव की डिग्री, ये दूसरे भाव की डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 30-30 डिग्री का हम बांटते हैं। ये तीसरे भाव की, ये चौथे भाव की, ये पांचवें भाव की, ये छठवें भाव की। उसके बाद दृश्य हिस्सा शुरू हो जाएगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, ठीक है। अभी क्लियर है? भाव कहां बनते हैं आकाश में? मेरे ऊपर और मेरे नीचे,
लेकिन ये ऊपर और नीचे एग्जैक्ट ऊपर नीचे नहीं होंगे, टिल्ट होगा इनमें थोड़ा सा। ठीक, अब पृथ्वी को कुछ इस तरह से देखिए। जब मैं आपको डायग्राम बनाता हूं तो आपकी जो साइज है वो पृथ्वी के मुकाबले एक्चुअली बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी। डायग्राम में दिखाने के लिए मुझे इतना बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति एक ही समय में, एक व्यक्ति यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा। अब प्लीज ऐसा मत कहना कि ये वाला आदमी गिर जाएगा नीचे, है ना। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप पृथ्वी के दूसरे हिस्से में हैं। आपको लगता है जहां आप हैं वही आकाश है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ आकाश है। आप जहां भी हो, जिस एंगल में हो, आपके ऊपर एक आकाश दिखेगा, इस व्यक्ति के ऊपर एक दूसरा आकाश दिखेगा। आकाश का मतलब आपकी कुंडली का मानचित्र। इसका मतलब इस व्यक्ति के लिए जो आकाश है वो अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, और जो यहां पे है उसके लिए अलग है। और यही अलग अलग आकाश अलग अलग भाव या कुंडली को जन्म देते हैं। ठीक है। और इसी तरह जब व्यक्ति की लोकेशन, पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसका हॉराइजन, जेनिथ यानी सॉरी हॉराइजन देखता, जैसे इस व्यक्ति का एग्जांपल लेता हूं, इस व्यक्ति का हॉराइजन यहां बन रहा है, ये डायरेक्शन, लेकिन इस व्यक्ति के लिए हॉराइजन क्या बनेगा, यहां और यहां। आपकी जगह, पोजीशन के हिसाब से आप अलग अलग विजिबल हाफ और अलग अलग इनविजिबल हाफ, आपके 6 घर दृश्य और 6 घर अदृश्य अलग अलग होंगे आपकी स्थिति के हिसाब से। आप पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर हैं सॉरी, तो आपके लिए हाउसेस, आकाश अलग अलग होगा। अब गौर से समझिए, अगर आप समुद्र तल पे हैं, मतलब समुद्र के लेवल पे हैं, तो पता है कि आप पृथ्वी के कितने हिस्से को, कितनी दूरी के घुमाव को देख सकते हैं, केवल 0.4 डिग्री। अगर आप समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर चले जाएं तो आप केवल आधा डिग्री भी पृथ्वी के घुमाव की दूरी को नहीं देख सकते। अगर आप 1 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर चले जाएं तब जाके आपको पृथ्वी की 1 डिग्री की घुमाव तक देख पाएंगे। और अगर आप किसी विमान में हैं 10 किलोमीटर ऊपर, तब जाके आप 3.5 डिग्री के आसपास पृथ्वी का घुमाव को देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पर जो लाइनें हैं खड़ी, ये 1-1 डिग्री की हैं, 180 लाइन, तो आप 10 किलोमीटर ऊपर जाके केवल 3.5 लाइन की दूरी ऊपर से देख पाएंगे। तो आपकी पोजीशन इतनी छोटी है, आप इतने छोटे हैं हम, कि हमारी दृष्टि की सीमा हमारे आकाश को बदल देती है। और ये बदलने का मतलब है, आकाश के बदलने का मतलब है मेरी कुंडली का पूरा बदल जाना, क्योंकि मेरा लग्न अलग आएगा, मेरे ऊपर का आकाश जो मुझे दिख रहा है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अभी कम से कम मुझे ये पता है कि हाउसेस ऐसे नहीं है, हाउसेस इस तरह से बनते हैं, भाव मेरे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है। देखिए पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी के गोलाई को पूरी तरह से बड़ा कर दीजिए, बढ़ाते जाइए अनंत तक, तो एक ऐसा आपका आकाश बन जाएगा बिल्कुल पृथ्वी के सापेक्ष में, जिसको हम कहते हैं ये आपका सेलेस्टियल बन गया एक स्पेस, है ना। यहां पे एक्चुअली अब पृथ्वी से जब आप देखेंगे तो ये जो बाउंड्री है, यहां पे आपकी डिग्री मिलेगी, आपका पूरा सौर मंडल इसके अंदर है, 9 ग्रह इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर मिलता है। अभी जो इस पर बाकी का टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब भूल जाइए। ये आपका सूर्यपथ है, जब सूर्यपथ काटता है इक्वेटर को तो आपका मेष राशि जहां ये काटता है ना, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। एक गोला जो पृथ्वी के पैरेलल ही आपने बड़ा कर दिया, वो आपका स्काई बन गया, आकाश बन गया। सौरमंडल उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आपके सारे ग्रह घूमते मिलेंगे। और पृथ्वी से यहां पॉइंट पे जो डिग्री आएगी पूर्वी हॉराइजन पे, क्षितिज पे, वो आपका लग्न होगा। और फिर यहां से आपको 12वां घर, 11वां घर, 10वां घर, इस तरह से आपको चीजें मिलने लगेंगी। अब मुझे बताएं, अब समझ में आया कि कुछ सिस्टम में इसको एमसी क्यों कहते हैं, 10वें घर को मिड हेवन, मध्य आकाश, असेंडेंट उदय, डिसेंडेंट अस्त, आईसी, आईसीएमसी केपी में और वेस्टर्न में यूज करते हैं। इसका मतलब समझ में आया, ये मध्य आकाश है। ठीक है, तो हमारे ऊपर से होके जाता है, ना कि दाएं बाएं उत्तर दक्षिण से होके। अब 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
एक ही क्वेश्चन है, जैसे मुझे एक भ्रम हुआ था जो टूटा बाद में कि कुंडली में उत्तर दक्षिण होते हैं। अब बताइए, सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है, क्या यह रीजन है कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो उसका जो तेज है, प्रकाश है, वो कितना हम तक पहुंचता है, लेकिन सूर्य अगर सर के ऊपर आ जाए तो सबसे ज्यादा तेज होता है, हालांकि ठीक ऊपर नहीं आएगा, याद रखिए। क्या इस वजह से सूर्य को 10वें घर में दिग्बली माना जाता है? और उसी तरह से अगर आपके लिए ये ऊपर है, सर के ऊपर का हिस्सा है, तो ये नीचे का हिस्सा है जहां पृथ्वी के दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगी, रात होगी। और चंद्रमा कब बली होता है, रात में या दिन में? दिन में तो दिखते ही नहीं है। सूर्य मध्याह्न दिन में बली होता है, यानी 10वां घर। चंद्रमा रात में बली होता है, इसलिए चौथे घर में उसे दिग्बल मिला हुआ है। ये मैं बता नहीं रहा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये लॉजिक होगा? ये आप देखिए सब ग्रहों को मिला के और मुझे बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि अगर लिखा है कि ये ग्रह यहां दिग्बल है तो कुछ लॉजिक तो होगा। एक लॉजिक उत्तर दक्षिण वाला जो मैंने वास्तु से कनेक्ट किया, जो गलत था, शुरुआत में मेरी गलती थी, है ना, ऐसे ही हम सीखते हैं। लेकिन क्या ये लॉजिक सही है? मिड हेवन वो पॉइंट है जो आपके सर के ऊपर होता है, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर नहीं होगा, टिल्टेड होगा थोड़ा सा। और सूर्य को इसी ऊंचाई पे जाके आपको कहा जाता है कि ये दिग्बली है। चंद्रमा और इसके जस्ट अपोजिट वाला हाउस जो बिल्कुल पीछे है इसके, जहां दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल रात है, मध्य रात्रि, वहां कहते हैं कि यहां चंद्रमा बली हो जाता है। आगे आप एक बार इस चीज को एनालाइज कर लीजिए, फिर समझेंगे। ठीक, अभी क्लियर है हाउसेस का? कल केपी का एक सेशन कर लेंगे छोटा सा, थोड़ी सी चीजें बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, कोई ऐसा कुछ है सिस्टम, कुछ ऐसा पॉइंट है जहां केपी सिस्टम आके फेल हो जाए? हाँ, ये भी बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि केपी यूज मत करो, बिल्कुल नहीं है, कल क्लैरिटी कर दूंगा। लेकिन एक लिमिटेशन है, जैसे पराशर में लिमिटेशन है वैसे ही केपी की लिमिटेशन है। पर फोकस हमारा इस बात पर रहेगा कि हाउसेस बनते कैसे हैं केपी में। अभी आपकी एक आधे घंटे की टेस्ट प्रैक्टिस है, वो कर लीजिए। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक? चल।